हाँ तो देखो कहाँ पे छोड़ा था, वो थोड़ा सा क्या है फ़ोन आ गया था तो इसलिए मैं बीच में रह गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो जब अपन वैल्यू एम की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू में 1000। तो अपना जो ये कहाँ से आया, तो आप बोलोगे सर कहाँ से आया, तो कहाँ से आया, तो ये बताता हूँ आपको कहाँ से आया। यह है यहाँ से कि मोलर, आपने अभी पीछे पीछे पढ़ा है कि मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, होता है कि नहीं होता। तो वहाँ से अपन मोलरिटी का फॉर्मूला रखेंगे। मोलरिटी के फॉर्मूले में के एफ डॉट डब्ल्यू, के एफ अपने को दे रखा था पीछे डेल्टा टी एफ, तो इसमें क्या था टी एफ के एफ एम डॉट आपको दे रखा था पीछे, तो वहाँ से अपन ने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। तो यहाँ से के एफ डॉट डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद में एम बी इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन में डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए अपना क्या आएगा ग्राम में आएगा, तो इंटू में अपन यहाँ से कर देंगे 1000 में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वैल्यू ऑफ के एफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सॉल्वेंट एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो जो के एफ की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी और डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए होगी, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए आपको जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा के एफ इज इक्वल्स टू, के एफ यहाँ से लिया है अपन ने, के एफ इज इक्वल्स टू, के एफ को बाहर ले लेंगे। के एफ को बाहर लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एम आर टी नोट ई का स्क्वायर। ठीक है, एम आर टी नोट एफ का स्क्वायर आएगा, ई नहीं है एफ है यहाँ पे, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ, टी नोट एफ था ना पीछे तो वहाँ से लिया है। ठीक है, डेल्टा एच एफ यू एस यहाँ पे डेल्टा एच इंटू में 1000। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एच का क्या मतलब, यहाँ पे एफ यू एस का यहाँ पे फ्यूज़न है, तो डेल्टा एच का यहाँ पे मतलब है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको कि आपको पूछेगा कि के एफ और के बी के बीच में प्योर वाटर का वैल्यू क्या होगा, तो आप बताओगे कि सर ये वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा, तो आप यहाँ से निकालोगे वहाँ से निकालोगे। इससे अच्छा देखो मैं बताता हूँ आपको, इसी फॉर्मूले से निकलेंगे जितने भी क्वेश्चन निकलेंगे वो। तो देखो क्या होगा, डेल्टा के एफ एंड के बी फॉर प्योर सॉलिड प्योर वाटर के लिए क्या होगा कि ये होगा कि के एफ इज इक्वल्स टू 1.86 केल्विन के जी मोल इनवर्स। केल्विन के जी मोल इनवर्स आपको यहाँ पे अभी जस्ट पीछे ही करवा के हूँ। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की जो यूनिट लिखवाई केल्विन के जी मोल इनवर्स लिखवाई आपको अभी के अभी लिखवाई। देखो थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो के एफ की वैल्यू यहाँ पे 1.86 है, के एफ यहाँ पे क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट फॉर प्योर वाटर, के बी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के लिए आ जाएगा 0.52 केल्विन के जी मोल इनवर्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। के एफ की वैल्यू क्या होगी, के बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फिर अपन बता दें कि एथिलीन ग्लाइकोल है वो रेडिएटर, जो कार के जो रेडिएटर होते हैं उनमें एथिलीन ग्लाइकोल क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट, जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको घटा देता है और एज ए कूलेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। फिर बात आती है अपनी डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, तो डिफ्यूज़न होता है मोमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो कोई भी है सब्सटेंस का जो मूवमेंट है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो तो उसे अपन डिफ्यूज़न प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, फिर आती है अपनी एसपीएम। एसपीएम में क्या होता है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि बहुत पतली सी लेयर होती है। तो इस मेम्ब्रेन में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इस मेम्ब्रेन से पास नहीं होते, तो उसे अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपनी प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, इनमें मिलती है। बेसिकली आप ये चीज़ें बायोलॉजी की जो चैप्टर है बायोलॉजी में पढ़ते हो आप 11th क्लास का जो आपका चैप्टर एनिमल किंगडम में आपको पढ़ाया होगा, या फिर सेल के जो चैप्टर है वहाँ पे पढ़ाया होगा। फिर उसके बाद में आता है आपका आर्टिफिशियल एसपीएम। क्या होता है आर्टिफिशियल एसपीएम है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा आर्टिफिशियल एसपीएम क्या होता है। तो आर्टिफिशियल एसपीएम देखो सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है जिसको अपन कॉपर फेरोसाइनाइड बोलते हैं। कॉपर का फॉर्मूला होता है फिर Cu2 और फिर अपन ब्रैकेट लगेंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद क्या लिखेंगे FeCN6। ठीक है, फिर बात आती है कि ओस्मोसिस क्या होता है। तो ओस्मोसिस होगा कि जो मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो उसे अपन एसपीएम बोल देंगे। ठीक है, वो एसपीएम हो जाएगा यहाँ पे। फिर एसपीएम के बाद में देखो इसका जो एग्जांपल है वो आपको डायग्रामेटिक के हिसाब से
बता देता हूँ डायग्राम के हिसाब से। देखो अपने पास कंटेनर होगा, बीच में एसपीएम की लेयर होगी। एसपीएम में एक तरफ प्योर सॉल्वेंट होगा, एक तरफ सॉल्यूशन होगा। प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो वो सॉल्यूशन की तरफ आ जाएगा, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ जाएगा। तो मान लो अगर आपके पास 2 गिलास है, 2 गिलास में से आपने ऊपर से वो पाइप लगा दी। पाइप लगाने के बाद एक में पानी ज़्यादा है, एक में कम है, तो वो जो ज़्यादा वाला पानी है वो धीरे धीरे आएगा उसमें, दूसरे वाले गिलास में आ जाएगा। तो एक टाइम के बाद में क्या होगा कि जो दोनों का जो सॉल्यूशन है वो इक्वल में हो जाएगा। ठीक है, गिलास के हिसाब से बताऊँ तो आपको दोनों का इक्वल हो जाएगा। बाकी अगर आपको फिर भी पहले वाली डेफिनेशन से ना समझ में आए तो दूसरी ये देख लो। जो मूवमेंट, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो लेस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो कम कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, तो उसे अपन ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी अपने दो टाइप का होता है। एक तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, एक एक्सटर्नल प्रेशर। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, जो एक ऐसा प्रेशर जो कि स्टॉप करे, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करे और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको पास होने से रोके। बस इतना होता है कि हाइड्रोस्टेटिक में देखो इसका डायग्राम में आपको, डायग्राम के हिसाब से ये अपना बिकर रहेगा, इसमें थिसल फनल रहेगा, इसको थिसल फनल बोलते हैं। ये बेसिकली लैब में मिलेगा आपको थिसल फनल, कहीं पे मिलता है कहीं पे नहीं भी मिलता। फिर यहाँ पे आपका शुगर सॉल्यूशन होगा, नीचे से आपका यहाँ पे एसपीएम की लेयर लगी होगी। प्योर वाटर कंटेनर में आपको प्योर वाटर लेना होगा, तो इसमें देखो इसमें थिसल में भी होगा, इसमें शुगर सॉल्यूशन होगा थिसल में। तो धीरे धीरे ये ओस्मोसिस के प्रोसेस को रोकेगा। कि ओस्मोसिस में अपन ने अभी तो पढ़ा है कि ओस्मोसिस में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, तो इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं पानी। देखो नीचे हायर कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर लोअर कॉन्सेंट्रेशन था। पहले आप मान लो कि इसमें यहाँ तक था पहले, और इस वाले में यहाँ तक ही था। तो फिर नीचे से जब एसपीएम की लेयर से जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में गया, तब ये यहाँ तक आ गया, बस दोनों इसमें बराबर हो गया। फिर एक्सटर्नल प्रेशर में क्या होगा, एक्सटर्नल में हो जाएगा द प्रेशर अप्लाइड टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड अप्लाइड टुवर्ड्स मोर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन साइड विच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड दैट इज स्टॉप्स एंटरिंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। तो इसमें क्या होगा जी, जब अपन किसी प्रेशर को मतलब अप्लाइड करते हैं, तो सॉल्यूशन की तरफ अप्लाई करते हैं और टुवर्ड्स मोर कॉन्सेंट्रेशन, द मोर, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो मोर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जब अपन इसको अप्लाइड करते हैं, तब ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो रुकती है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो अपने जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एसपीएम के थ्रू रुक जाते हैं। तो इसमें देखो इसका एग्जांपल ये था कि यहाँ पे कंटेनर था, कंटेनर में यहाँ पे एसपीएम की लेयर थी, यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ था, यहाँ पे पिस्टन लगाए हुए थे। पिस्टन मान लो ऊपर था तो ऊपर से अपन ने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, तो ये पिस्टन नीचे आएगा, तो ये सॉल्यूशन है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। ठीक है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकेगा। तो आपको और एक चीज़ और बता दूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर अपन लो ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे, तो लो ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर आएगा। वॉन्ट ऑफ फैक्टर में क्या आता है, वॉन्ट ऑफ सजेस्टेड दैट सॉल्यूशन फॉलो ऑल द लॉ ऑफ गैसेस इन सेम वे एज द गैस डू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है वो सॉल्यूशन के प्रत्येक सॉल्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहला जो लॉ आता है कि अपना वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ आता है। वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि इस लॉ के अनुसार जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन की, यानी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पाई प्रोपोर्शनल टू सी, तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या, सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम एन अपॉन वी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एन अपॉन वी के। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू 1 आएगा, एन इज इक्वल्स टू 1/v होता है। तो पाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट अपॉन में वी को, और पाई और उस वी को इधर ले आएंगे तो पाई वी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपका कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रोडक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू के बराबर आता है। ठीक है, फिर आता है अपना वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ क्या बताते हैं कि इस लॉ के अनुसार जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो दैट इज़ टेम्परेचर जो अपना यहाँ पे आएगा वो केल्विन में आएगा। तो पाई इज इक्वल्स टू टी, पाई यहाँ पे क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, टी यहाँ पे क्या है टेम्परेचर, तो पाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू टी, पाई अपॉन में टी, पाई ये है ही, और इसको टी को इधर पाई के अपॉन में ले आएंगे तो इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर वॉन्ट ऑफ
अवोगाद्रो लॉ आता है। वॉन्ट ऑफ अवोगाद्रो लॉ क्या बताता है कि इस लॉ के अनुसार जो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज पाई प्रोपोर्शनल टू एन, पाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू एन आ जाएगा। तो पाई के नीचे अपन एन लेंगे, एन यहाँ पे क्या है ना, एन यहाँ पे अपना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर जनरल इक्वेशन आ जाएगी सॉल्यूशन के लिए। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है जब अपन बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करेंगे तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाद्रो लॉ को जब अपन कंबाइन करेंगे तो एक अपने पास नई इक्वेशन बनेगी जिसको अपन जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या निकाला था, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, वी यहाँ पे वॉल्यूम था। तो ठीक है, अकॉर्डिंग चार्ल्स लॉ क्या था, पाई प्रोपोर्शनल टू टी यहाँ पे टेम्परेचर था, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। और एवोगाद्रो लॉ में पाई प्रोपोर्शनल टू एन, एन यहाँ पे क्या था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये अपनी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। जब अपन तीनों को जोड़ेंगे तो देखो पाई यहाँ पे कॉमन आ रहा है, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे तो एन यहाँ पे देखो एन एक में आ रहा है और टी कॉमन आ रहा है, तो टी अपन यहाँ से निकालें, पाई एन और टी निकाल लेंगे तो अपॉन वी अपना यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो पाई इज इक्वल्स टू पाई प्रोपोर्शनलिटी को बताएंगे तो इक्वल्स टू आएगा और कांस्टेंट लगेगा एन टी अपॉन में वी हो जाएगा, पाई वी इज इक्वल्स टू एन एस टी हो जाएगा। तो हियर एस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अपना सॉल्यूशन कांस्टेंट आएगा। सॉल्यूशन कांस्टेंट क्या होता है, अपना गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। तो गैस फिर इसकी फिफ्थ इक्वेशन बनेगी, पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। एन आर टी यहाँ पे देखो गैस कांस्टेंट की वैल्यू आर, यहाँ पे आर टी हो जाएगी, एन आर टी एन ऊपर है ही एस इज इक्वल्स टू आर टी हो जाएगी। तो फिर पाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन बाई वी, आर टी हो जाएगा, पाई यहाँ पे है ही और एन बाई वी कर देंगे, वी यहाँ पे एन के अपॉन में आ जाएगा, आर टी हो जाएगा फिफ्थ इक्वेशन। फिर एन बाई वी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, सिक्स्थ इक्वेशन बन जाएगी। तो फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को क्या बन रहे हैं, जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसके बाद में क्या आएगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि कैलकुलेशन निकालेंगे तो देखो क्या होता है, इसमें कैलकुलेशन होगा एमबी के थ्रू निकालेंगे, डेल्टा मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को अपन यहाँ पे एमबी से डिनोट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं। देखो एज वी नो दैट पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी अभी निकाल के लाइए, पाई इज इक्वल्स टू एन बाई वी, आर टी यहाँ पे निकल जाएगा। नंबर ऑफ अपन यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास सॉरी एन यहाँ पे क्या है अपना मोल्स, पाई इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। ये यहाँ से आर टी यहाँ से आ जाएगा, डब्ल्यू बी एम बी यहाँ पे है, वी यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। एम बी इज इक्वल्स क्या है, डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन में पाई इंटू वी, ठीक है। तो ये आपका जो मेन फॉर्मूला है वो यहाँ से निकल जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। जब अपन मोलर मास निकालेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू मोलर मास निकालेंगे तो आपका ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो क्या होता है कि जब अपन एक क्वेश्चन करेंगे इसका, विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैलकुलेशन टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बाई, मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सुटेबल है, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका मोस्ट सुटेबल मेथड है मोलर मास जो मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए है। तो इसका कारण क्या है कि वो इजीली कैलकुलेटेड हो जाती है रूम टेम्परेचर पे, और इसको जो इट हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसकी लार्ज वैल्यू होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। फिर आते हैं अपने आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये क्या होते हैं, देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं कि जो इक्वीमोलर कॉन्सेंट्रेशन पे इक्वीमोलर यानी यहाँ पे इक्वल मास हो तो उससे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। या फिर अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेम वॉल्यूम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ठीक है, तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन निकालने कैसे, तो फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, एन वन अपॉन वी इंटू आर टी इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन में वी आर टी से आर टी जाएगा, वी से वी जाएगा, एन वन इज इक्वल्स टू एन टू आएगा तो एन टू यहाँ पे आ जाएगा। फिर डब्ल्यू वन अपॉन में एम वन, डब्ल्यू टू अपॉन में एम टू आ जाएगा, फिर ठीक है। तो अपन देखो फिर यहाँ पे ये आ जाएगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। फिर आते हैं अपन जब दो सॉल्यूशंस डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में एसपीएम के थ्रू सेपरेट करे जाएं और उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मोर कॉन्सेंट्रेशन हो तो अपन उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जबकि जिसका लेस कॉन्सेंट्रेशन, जबकि सॉल्यूशन का जो लेस कॉन्सेंट्रेशन हो, लेस वॉल्यूम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है बच्चा।
फिर उसके बाद में आता है अपना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, जब प्रोसेस ऑस्मोसिस द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है ठीक। और यहाँ पे आपको पूछ ले कि हाइपरटोनिक की एक आपको ये ऐसे कंटेनर बना के देते हैं, एसपीएम लगा के देते, तो इसमें पूछ ले कि आपको हाइपरटोनिक कौन सा है और हाइपरटोनिक कौन सा है। तो जिसमें लेस हो, लेस नहीं मतलब ज़्यादा ही हो, मोर कॉन्सेंट्रेशन हो। हाइपरटोनिक में मतलब ओस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हो, तो उसमें अपन क्या बोलते हैं 60%, तो उसे अपन हाइपरटोनिक बोलते हैं ठीक है। हाइपोटोनिक में क्या होगा कि 40 कम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से जो वो कम होगा ठीक है। तो अपन इसमें क्या बोल सकते हैं, φ1 इज इक्वल्स टू φ1 जो लेस देन होगा वो T2 से होगा ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन ठीक है। फिर अपना एक क्वेश्चन आता है कि आरबीसी को जब हम प्योर वाटर में डिप करेंगे तो क्या होगा। जब आरबीसी को अपन NaCl यानी नमक के पानी में डिज़ोल्व करेंगे तब क्या होगा। तो तब देखो क्या होगा कि जब अपन प्योर वाटर में करेंगे तो इसमें एंडोऑस्मोसिस होगा। एंडोऑस्मोसिस होगा और जो आरबीसी है वो स्वेल्ड हो जाएगी। एंडोऑस्मोसिस का मतलब होता है कि आरबीसी में जो वाटर है वो आरबीसी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी ठीक है। इसका मतलब होता है एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब यही है कि जो आरबीसी है वो इसको एब्जॉर्ब कर ले, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी ठीक है। फिर जब अपन कॉन्सेंट्रेशन NaCl में जब इसको डिजोल्व करेंगे तो उसमें आरबीसी जो श्रिंक हो जाएगी, मतलब वो सिकुड़ जाएगी। आरबीसी का जो पानी है वो निकल जाएगा। आरबीसी बेसिकली जो आरबीसी बिल्कुल से सिकुड़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से पूछता है। आपको यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी दे देगा। आरबीसी का ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे आरबीसी ही दे, आपको दे दे कि रो मैंगो को कर दे। तो रो मैंगो को जब अपन प्योर वाटर में डिप करते तो क्या होगा रो मैंगो को कॉन्सेंट्रेशन NaCl में डिप करेंगे तब क्या होगा। और चैप्टर अपना लगभग ख़त्म होने का ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ से ये आपको करना है स्वयं को। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। फिर आपको पूछा जाएगा कि एडिमा क्या होता है। एडिमा देखो एक चीज़, ये जो टर्म आती है ये आपको डेली लाइफ में देखने को भी मिल जाएगी कि जैसे अपन जो ईद वगैरह पे जो बकरा वगैरह लेके आते हैं, तो बकरा वगैरह लेके आते हैं तो उनके ऊपर नमक वगैरह लगाया जाता है। तो वो किस लिए लगाया जाता है, क्योंकि वो उसका लंबे समय तक पड़ा रहे और उसमें कुछ पानी वगैरह हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाए, इसीलिए लगाया जाता है और जल्दी ख़राब भी ना हो ठीक है। और बता दूँ वो अपना हो जाएगा उसमें कैंडेड फ्रूट्स वगैरह में आ जाएगा, तो लॉन्ग टाइम के लिए वो प्रिजर्व करने के लिए काम में आता है, जो उस पर सॉल्ट वगैरह लगा देते हैं ठीक है। उसके बाद में अपना एडिमा का पूछता है। तो एडिमा का ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, ज़्यादा नमक खाने से उनकी BP वगैरह बढ़ जाती है, तो उस चक्कर में होता है। तो देखो इसमें क्या एडिमा का, जो पीपल लंबे समय से सॉल्टी फूड वगैरह खा रहे हैं तो उनके जो टिश्यूज़ है उनमें वाटर इंटेंशन होगा, जिसके कारण जो इंटरसेल्युलर स्पेसिस हैं उनके कारण ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो उसके कारण जो ऑस्मोसिस होगा ड्यू टू इंटरसेल्युलर स्पेसिस, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस के कारण उनके जो आरबीसीज है वो स्वेल्ड हो जाएंगी, उसके कारण उनको एडिमा हो जाएगा और उनको हाई ब्लड प्रेशर की भी बीमारी हो सकती है। फिर आता है अपना कैंडिड फ्रूट और सॉल्ट्स का, जो अभी बताया मैंने आपको डेली लाइफ वगैरह में काम आता है ठीक है। तो उसमें देखो क्या होता है कि जो कैंडिड फ्रूट और मीट्स है वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हो, तो उस पर शुगर और सॉल्ट लगा देते हैं। तो जिसके कारण जो एडेड शुगर और सॉल्ट दे लॉस वाटर मोलिक्यूल्स को छोड़ देते हैं ऑस्मोसिस के कारण, और जिसके कारण वो बैक्टीरियल एक्शन से बचा के रखते हैं। फिर आएगा आपका रिजर्व ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये आपको कल पढ़ाया जाएगा भाई साहब। आज वीडियो 20 मिनट की बन चुकी है और आप चाहो तो इसको आप पढ़ भी सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो देखो एक बार आप इसको पढ़ के देखना, समझ में आ जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस तक पढ़ना, फिर आपको कल एबनॉर्मल मोलर मास एसोसिएशन, डिसोसिएशन, फिर उसके बाद में आपका टॉपिक बचेगा थोड़ा सा और एसिटिक एसिड के आपको मोलर मास निकालना बताएंगे, वांट ऑफ फैक्टर आई निकालना बताएंगे फिर 1-2 रिलेशन निकालेंगे, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त।
कुल मिला के बताए तो आपका कम से कम 2-3 पेज और है, तो वो कल अपन सल्टा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में इसको पूरा कर देंगे। तो आप रिवर्स ऑस्मोसिस तक पढ़िए और देखो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दो। मैं देखो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ।